हॉर्न्स और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शेप ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देने के लिए करीब 1 साल पहले मैंने सोचा कि मैं इसे लेकर इतना बड़ा बनाऊंगा, और मैंने अपने चैनल के लिए कभी इतनी बड़ी चीज नहीं बनाई। तो हर बार की तरह हमने पहले इसका एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया ताकि हम ये देख सकें कि हमें आगे जाकर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने एक प्लास्टर मोल्ड बनाने से शुरुआत की जिसका आकार एकदम सही हो, फिर उस पर एक जेल की कोटिंग चढ़ाई और फिर पॉलिएस्टर रेजिन और फाइबर ग्लास की 3 लेयर्स भी, और इसे मोल्ड से निकालने के बाद आपको ये मिलेगा। और मेरा यकीन मानिए जब मैं ये कहता हूँ कि इस शेप के बारे में कुछ तो बहुत खास है, और यही समझाने के लिए अब मैं इस माइक के बजाय अपने शॉटगन माइक का इस्तेमाल करूंगा। तो मेरी आवाज इतनी है, और यहाँ मैं इस ट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये आवाज को सिर्फ दिशा देने का काम नहीं कर रहा। और यहाँ मैं इस हॉर्न का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मुझे फुसफुसाते हुए भी सुन सकते हैं, कमाल का है ना? लेकिन अगर मैं इसके बिना ऐसे बात करूं तो आप मुझे ठीक से सुन नहीं पाओगे। इससे साबित होता है कि इस कर्व शेप की वजह से वो आवाज बढ़ जाती है जिसे हम यहाँ से अंदर भेजते हैं। मुझे इसका राज जानना है। अब बारी थी एक बड़े से मॉन्स्टर हॉर्न को बनाने की, जिसमें हमने उन सभी सिद्धांतों को लागू किया जो हमने प्रोटोटाइप बनाने के दौरान सीखे थे, और फिर हमने इसका निरीक्षण करने के लिए ऐसी जगह ढूंढी जहां दूर दूर तक कोई ना हो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो मेरे दोस्त, क्या ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे कंधे के ऊपर हो। आप जानते ही होंगे कि आवाज निकालने का काम हॉर्न का बेस करता है, तो इसके अंदर झांकने के लिए मैंने सोचा कि मुझे इसे लोकप्रिय YouTube चैनल व्हाट्स इनसाइड के अपने दोस्त डैन और लिंकन के साथ खोलना चाहिए। और ये काफी सरल है। इसके अंदर ये पतली सी गोल मेटल प्लेट है या डायफ्राम। 100 PSI वाली हवा अंदर आती है और इस डायफ्राम से कुछ इस तरह से गुजरती है कि ये वाइब्रेट करने लगता है, वो भी 1 सेकंड में 110 बार, जिससे एक प्रेशर वेव बनता है जो यहाँ से निकलकर सीधा आगे बढ़ता है। और फिर वो पल आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि 8 महीने बाद भी हम में से किसी ने इसकी आवाज नहीं सुनी थी, और लिंकन ने तो इसे देखा तक नहीं, क्योंकि हमने उसे कार में रुकने को कहा। इंतजार था क्योंकि 8 महीने बाद भी हम में से किसी ने इसकी आवाज नहीं सुनी थी, और लिंकन ने तो इसे देखा तक नहीं, क्योंकि हमने उसे कार में रुकने को कहा। तो क्या तुम अपने सरप्राइज के लिए तैयार हो? हाँ। 1 2 ये सुनो। कान फट गए ना? वाह, तो ये था सरप्राइज। क्या तुम्हें अच्छा लगा? लेकिन सरप्राइज ये नहीं, वो है। हाँ? तुम्हारे पीछे मुड़कर देखो। वाह! लेकिन इसे बजाने से पहले चलिए ये देखते हैं कि हमारे कान कैसे काम करते हैं और हॉर्न्स का आकार ऐसा क्यों होता है। अब मान लीजिए कि ये जेलो ब्लॉक एयर मॉलिक्यूल से बना है। अगर डायफ्राम हवा के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर मारता है तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराकर एक चेन रिएक्शन बनाएंगे जब तक इस जेलो ब्लॉक के दूसरी तरफ हलचल नहीं होती। और यहाँ पर आपका ईयर ड्रम है, तो ये भी हॉर्न डायफ्राम के साथ आगे पीछे, और यही होती है हाई पिच। लेकिन अगर वो डायफ्राम इसे धीरे धीरे हिलाए तो उसे कहेंगे लो फ्रीक्वेंसी, और इसी को कहते हैं लो पिच। ठीक है, लेकिन इसका आकार ऐसा क्यों है? इसका लेना देना है इंपीडेंस मैचिंग से। तो हालांकि ये हॉर्न डायफ्राम इतना सख्त और मजबूत है, ये हवा को धक्का तो देता है लेकिन हवा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक कागज के टुकड़े को मुक्का मारकर फाड़ नहीं सकते। तो हॉर्न के कर्वी आकार के बिना डायफ्राम आगे पीछे तो हिलता है, लेकिन इससे वो एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का नहीं दे पाता। हालांकि इसकी दूसरी तरफ जेलो हिल रहा है, पर उतना नहीं, क्योंकि इस छोटे से क्षेत्र में हवा काफी हल्की और कमजोर है। इन मॉलिक्यूल्स को ठीक से धक्का देने के लिए आप इसके मुंह को कर्वी बनाते हैं डायफ्राम के ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि अब ये ईयर ड्रम ज्यादा जोश के साथ वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि अब इसका इंटरफेस बेहतर है। तो एक हॉर्न से आवाज बढ़ती है इसलिए नहीं क्योंकि वो एम्पलीफाई हो रही है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो कंजर्व हो रही है। और ये सही भी है, क्योंकि एम्पलीफाइंग का मतलब सिस्टम में पावर डालना है, जिसके लिए यहाँ कोई बैटरी नहीं है, बस है तो सिर्फ एक हॉर्न जो आवाज बढ़ाता है। इंपीडेंस मैचिंग के जरिए आप इन ध्वनि की तरंगों का एरिया बढ़ाते हैं ताकि ये एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का दे सके, जिससे एक बेहतर चेन रिएक्शन बनता है और कानों तक ज्यादा ऊंची आवाज पहुंचती है। अब चलते हैं वीडियो। कान फट गए ना? वाह, तो ये था सरप्राइज। क्या तुम्हें अच्छा लगा? लेकिन सरप्राइज ये नहीं है, वो है। हाँ? तुम्हारे पीछे मुड़कर देखो। वाह!
क्या? ओह माय गॉश! 8 महीनों की मेहनत के बाद आज हम पहली बार इसकी आवाज सुन रहे हैं, और वो भी पीछे खड़े रहकर। मुझे वाइब्रेशन महसूस हुआ। हाँ। और हम तो इसके सामने भी नहीं है। चलो अब जाकर इसके सामने खड़े रहें। ठीक है, तो अब हम हॉर्न से करीब 2 फुटबॉल फील्ड्स की दूरी पर हैं। हमें कोई अंदाजा नहीं इसकी आवाज कितनी तेज होगी। कैन उस छोटे वाले एयर हॉर्न को बजाना तो। हाँ, सुनाई दिया। अब हमें डर लग रहा है क्योंकि वो आवाज काफी क्लियर थी। फायर कर रहा हूं। अपने दूसरे टेस्ट के लिए हम उससे 1.6 किलोमीटर दूर आए। यहाँ से उस हॉर्न को देख पाना भी मुश्किल है। ओके कैन, शुरू हो जाओ। ओह, हम अब भी उसे ठीक से सुन पा रहे हैं। यकीन नहीं होता है। यहाँ से उसे देख पाना तक बहुत मुश्किल है। इसकी आवाज अब भी ऊंची है, तो चलो और दूर जाएं। ठीक हम है। काफी दूर जाने वाले हैं। तो एक सैटेलाइट से देखें तो ये रहा हमारा हॉर्न, ये थी वो पहली जगह, और यहाँ पर हम अभी खड़े थे। और अब हम जा रहे हैं सीधे यहाँ पर, हॉर्न से 4 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो अब वो हॉर्न हमसे बहुत ज्यादा दूर है। मैं तो उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहा। हम बहुत ज्यादा दूर हैं। मैं उसकी नोक देख पा रहा हूँ, बहुत छोटी सी है, एक चींटी से भी छोटी। देखा तुम्हें? हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे साउंड की स्पीड टेस्ट करने के लिए। पहले उसकी आवाज इस वॉकी टॉकी से आएगी, और फिर कुछ देर के बाद उसकी आवाज हमारे कानों पर पड़नी चाहिए। लिंकन अपनी घड़ी पर उस वक्त को नोट करेगा, और फिर वहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे साउंड की गति कितनी है। कैन, तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। आती ही होगी। यकीन नहीं होता। टाइम दिखाओ। उसे पूरे 11 सेकंड्स लगे यहाँ हमारे कानों तक पहुंचने के लिए। आवाज साफ सुनाई दे रही है। बहुत ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा है कि हम और 10 मील दूर जा सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एयर मॉलिक्यूल्स के एक चेन रिएक्शन को आपस में टकराकर 4 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके हम तक पहुंचने के लिए पूरे 11 सेकंड्स लगे, जहां वो हमारे कानों के अंदर के एयर मॉलिक्यूल से टकराए। इसके बाद जाकर हमें वो आवाज सुनाई दी। हाय, अगर मैं चिल्लाऊं तो क्या होगा? तो सूरज तेजी से ढल रहा था, लेकिन घर जाने से पहले हम एक बार कांच तोड़कर देखना चाहते थे। और अगर आप आवाज के जरिए कांच तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी। आप इसके बारे में सब कुछ जानते होंगे अगर आपने कभी किसी को झूला झुलाया है तो। मैं एलाइजा को जोर जोर से झुला सकता हूँ, वो भी सिर्फ थोड़ी ताकत लगाकर। लेकिन अगर मैं ये ताकत रैंडम इंटरवल्स पर लगाऊं तो कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं उसी बल को इस झूले के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के समय के हिसाब से लगाता हूँ तो छोटे छोटे धक्के आपस में जुड़ जाते हैं। और जोर से मार्क रोवर। यहाँ पर तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन अगर इंजीनियर्स इस पर ध्यान ना दें तो ये आपदा का कारण भी बन सकता है। जैसे हवा के झोंकों के बिल्कुल सही गति पर चलने से टकोमा नैरोज ब्रिज नष्ट हो गया, और यही कारण है कि पुल पार करते समय सैनिक एकजुट होकर मार्च नहीं करते। तो अगर आप इस तरह के एक्सेलेरोमीटर के जरिए कांच की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता कर लें तो फिर आपको सिर्फ अपने हॉर्न को उसी फ्रीक्वेंसी पर बजाना है, या फिर आप अपने कांच की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बदल सकते हैं ताकि वो आपके हॉर्न की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करें, सही जगह पर वजन जोड़कर। हॉर्न्स और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शेप ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देने के लिए करीब 1 साल पहले मैंने सोचा कि मैं इसे लेकर इतना बड़ा बनाऊंगा, और मैंने अपने चैनल के लिए